नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आरजी ह्यूमैनिटीज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खान सर फिजिक्स अध्याय 1 का प्रश्न संख्या 175 से अंत तक हल करने वाले हैं। यह हमारा इस अध्याय 1 का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद मैं अध्याय 2 का सॉल्यूशन करवाऊंगा। यदि इन सभी का आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सभी वीडियो को देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा 175। उसको पढ़ते हैं और आप भी हल करने का प्रयास करें। कराए बहुत कम समय तक बाह्य बल और उसे लगने वाले समय का गुणनफल कहलाता है। तो आप जानते हो कि आवेग बराबर क्या होता है। तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समय F इंटू डेल्टा टी। इसी को कहा जाता है आवेग। तो इसमें क्या करा है, बाह्य बल और लगने वाले समय के गुणनफल को कहा जाता है तो आवेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे चलते हैं। कराए जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है, जिसमें त्वरण डैश दिया है के साथ अनुपातिक होता है। तो होगा वस्तु पर लगने वाले बल के साथ अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, इसका पहला सही हो जाएगा। इसको पढ़िए। कह रहा है एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, बॉल का अपने उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होगा। त्वरण हमसे पूछ रहा है जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं। क्या, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमारा क्या क्या जीरो होता है। तो हमारा v बराबर जीरो हो जाता है और a बराबर हो जाता है माइनस जी। माने उसका जो त्वरण क्या हो जाएगा, उच्चतम बिंदु पर ऋणात्मक हो जाता है। g की वैल्यू नीचे की ओर हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा g नीचे की ओर हो जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए पढ़ते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कराए यंग के मापांक को किस अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो हम जानते हैं यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कराए निम्न में से कौन सा कार्य दाहिने हाथ स्क्रू नियम के अनुसार होता है। तो क्या ऑप्शन पढ़िए, ध्रुवीय वेक्टर, अक्षीय वेक्टर और है विस्थापन वेक्टर। इनमें से कोई नहीं। तो अक्षीय वेक्टर के अनुसार होता है। जो स्क्रू का नियम होता है दाहिने हाथ का, अक्षीय वेक्टर के अनुसार होता है। आगे चलिए। कह रहा है रेखीय गति का कौन सा घटक कोण गति में योगदान नहीं देता है। तो रेडियल घटक। ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। कह रहा है अगर वस्तु का आकार डैश है तो स्टोक का नियम लागू होता है। कठोर के लिए, वर्ग के लिए लागू होता है कि त्रिकोणीय के लिए कि गोलाकार के लिए। जो स्टोक का नियम होता है वह गोलाकार वस्तुओं के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए। कह रहा है, आगे इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है एक कार निरंतर गति से एक गोलाकार ट्रैक पर चलती है जिसकी त्रिज्या 100 मीटर है। यदि कार प्रत्येक घेरों को पूरा करने में 62.8 सेकेंड लेते हैं तो उसकी औसत गति क्या होगी। हमको क्या दिया है, गोलाकार ट्रैक की त्रिज्या दे दी है और समय दे दिया है और हमसे वेग पूछ रहा है। तो त्रिज्या से हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। कार द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होगा, उस गोलाकार ट्रैक की परिधि माने दूरी। दूरी कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। यह हो जाएगा हमारा एस की वैल्यू। हमको आर पता है, दो गुणे पाई की वैल्यू होती है 3.14 गुणे आर की वैल्यू दी है 100। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 314। इसका गुणा कराएंगे तो 14×628 मीटर। हमको दूरी कितनी मिल गई, 628 मीटर। और हमको गति निकालना है। तो गति बराबर दूरी बटे समय से। दूरी हो गया हमारा 628, हमको वेग निकालना है। तो दूरी मिल गया हमारा 628 बटे समय दिया है 62.8।
कितना दिया हुआ है 62.8। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा वेग कितना निकल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा। मैं फिर से बता देता हूँ, हमको त्रिज्या दी है तो उसकी दूरी होगी 2πr होगी। इससे हमारा दूरी निकल गया। दूरी निकलने के बाद समय से भाग देंगे तो हमारा वेग निकल जाएगा। तो इसका 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या आगे क्वेश्चन है, कराए 30 किलोग्राम के एक लड़के द्वारा 40 चरण वाले एक सीढ़ी पर 10 सेकेंड में दौड़कर चढ़ने के लिए कितना बल लगेगा। कराए प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेमी है और जी की वैल्यू इतना क्या है। हमको एम दिया हुआ है, 40 चरण दिया है, सीढ़ी 10 सेकेंड में दौड़कर चढ़ता है, कितना बल लगाना होगा। बल ने हमसे पूछ रहा है ऊर्जा, उसको कितना शक्ति लगाना होगा, मीन्स उसको शक्ति निकाल लीजिए। शक्ति निकालना, चलिए हल करते हैं। क्या दे दिया हमको, एम बराबर दे दिया है 30 kg। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। और टी की वैल्यू दे दी है 10 सेकेंड। और कह रहा है एक चरण की ऊंचाई 15 सेमी है और 40 चरण है। तो हमारा ऊंचाई कितना निकल जाएगा, एच बराबर 40 गुणे 15, 15 चौक 60 माने 600 सेमी, मीन्स 6 मीटर। हमारा ऊंचाई निकल गया, द्रव्यमान मिल गया, समय निकल गया। और हमको पूछ रहा है उसकी शक्ति कितनी होगी। तो लगा दीजिए P बराबर mgh/T वाला फार्मूला। m की वैल्यू है 30 गुणे g की वैल्यू 10 गुणे 28 गुणे ऊंचाई कितना है तो 6। ऊंचाई हो गया 6 बटे समय दिया हुआ है 10। 10 से 10 36 18 माने 180 वाट। ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे। ये कितना था हमारा 184। कह रहा है पानी की नाव को आगे चलाते समय बांस के डंडे को पानी में दबाया जाता है तो यह क्या दर्शाता है। तो हम जानते हैं क्रिया माने जितना पीछे की तरफ बल लगाते हैं तो नाव आगे जाता है। माने क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल। यह किसका नियम होता है तो न्यूटन के तीसरा नियम होता है। तो यह न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। कराए घर्षण बल को किससे मापा नहीं जा सकता। माने घर्षण बल का मात्रक जानते हैं न्यूटन। यह किसमें होता है, न्यूटन किसी मात्रक होता है एसआई। एसआई सिस्टम में बल का मात्रक हो गया न्यूटन। एसआई सिस्टम में बल का मान हो गया न्यूटन। और सीजीएस में बल का मात्रक क्या होता है तो डाइन होता है। दो तो हमारा सही है, ये हमारा निकल गया और ये निकल गया। और इसको निकालते हैं। हम जानते हैं F बराबर होता है m इंटू ए। ये मीन्स द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ए का मात्रक मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, लेकिन इसमें मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 185 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं आगे। 86 कह रहा है एक लड़की का वजन 40 kg है और 50 सीढ़ियों को प्रत्येक की ऊंचाई दे दिया 20 सेमी को 50 सेकेंड में चढ़ती है तो लड़की की शक्ति क्या है। लड़की की शक्ति पूछ रहा है। अभी क्वेश्चन को ऐसा एक क्वेश्चन हल किए हैं। तो हमारा शक्ति माने P बराबर हो जाता है mgh/T वाला फार्मूला लगेगा। हमको m पता है 40 और g की वैल्यू दी है 10 और h निकाल लेता हूँ तो h कितना हमारा हो जाएगा तो 50 तो सीढ़ियाँ हैं, प्रत्येक की ऊंचाई इतना तो h बराबर 50 गुणे 20 माने 1000 सेमी, मीन्स 10 मीटर। ऊंचाई हमारा कितना मिल गया 10 मीटर। तो इसी में रख देता हूँ। चलिए इसमें रखता हूँ और हल करता हूँ। P बराबर mgh/T। P बराबर mgh/T। m की वैल्यू दी है 40 गुणे g की वैल्यू 10। ऊंचाई हमारा 10 मीटर निकल गया बटे समय दिया हुआ है
50 सेकेंड, ये 0 से 0, 5 दूनी 10, 40 दूना 80 वाट। तो हमारा शक्ति कितना निकल जाएगा? 80 वाट। ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए चलते हैं आगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। कह रहा है एक कार को 10 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित किया जाता है। गतिज ऊर्जा में इसमें वृद्धि कितना हुआ है? E1 है। फिर कार को 15 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित किया जाता है। तब गतिज ऊर्जा E2 है। तो अनुपात निकालना है E1/E2 की वैल्यू। चलिए इसको भी हल करता हूँ। पहले फार्मूला आप जानिए क्या होता है। जो गतिज ऊर्जा में हमको परिवर्तन निकालना होगा। पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है? U1 बराबर दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और V1 की वैल्यू कितनी दे दी है? 15 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर दिया हुआ E1। पहले इतना निकालता हूँ। पहले E1 की वैल्यू निकालता हूँ, फिर E2 निकालूंगा, फिर अनुपात निकालूंगा। चलिए के निकालता हूँ। तो हम जानते हैं डेल्टा के बराबर होता है 1/2 एम V1 का 1/2 एम कॉमन लूँगा, तो V1 का स्क्वायर माइनस U1 का स्क्वायर, यही है हमारा E1 के बराबर। क्या है हमारा? E1 बराबर है 1/2 एम V1 का स्क्वायर माने 15 का स्क्वायर 225 माइनस U1 का स्क्वायर माने 10 का स्क्वायर में 100। तो E1 की वैल्यू मिल जाएगी 125 m/2। चलिए इसको नोट कर लीजिए कि हमारा E1 कितना मिल गया। तो E1 बराबर निकल गया 125 m/2। और इसी प्रकार मैं E2 निकालता हूँ। E2 निकालने के लिए U2 की वैल्यू हमको दे दी है 15 मीटर पर सेकेंड, और V2 की वैल्यू दे दी है 20 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा के किसके बराबर दे दिया है? तो E2 के बराबर। वही फार्मूला लगाइए। तो E2 बराबर निकल जाएगा E2 बराबर 1/2, सॉरी रुकिए फिर से लिखता हूँ। तो E2 बराबर निकलेगा 1/2 एम का V2 का स्क्वायर माने 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस 15 का स्क्वायर माने 225 हो गया। अब घटाइए। तो 400 में से 225 गया 175, माने E2 की वैल्यू मिल गया 175 m/2। हमको E1 कितना निकला था? 125 m/2। E2 निकल गया 175 m/2। हमको निकालना E1/E2। क्या निकालना है? E1/E2 की वैल्यू। तो E1 की वैल्यू थी 125 m/2, और E1 की वैल्यू थी 125 m/2, और E2 की वैल्यू 175 m/2। 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल। तो अब इसको काटिए तो निकलेगा हमारा 5/7। तो E1/E2 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 5/7। समझ गए आप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे। यह भी क्वेश्चन बढ़िया है, इसको भी हल करेंगे। कराए पृथ्वी के पृष्ठ से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृष्ठ पर मान से 36% कम होगा। दिया है पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किमी, और हमसे क्या पूछ रहा है? ऊंचाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम पहले पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू कितनी होती है? तो जी बराबर जानते हैं, स्मॉल जी बराबर GME/RE का होल स्क्वायर। इसमें जी क्या है? तो जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ME क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, RE क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। और इसमें एक और फार्मूला निकलता है, एस ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना निकलता है? एच ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश से लिखते हैं। जी डैश बराबर निकलता है G/1 + H/RE का होल स्क्वायर।
यही फार्मूला निकलता है। h ऊंचाई जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश का मान g डैश बराबर g अपान 1 प्लस h अपान आर ई का होल स्क्वायर। इसमें निकालिए g अपान जी डैश, इसका गुणा इसमें जाएगा तो g अपान जी डैश की वैल्यू निकल जाएगी 1 प्लस h अपान आर ई का होल स्क्वायर। क्या निकल जाएगा? g अपान जी डैश बराबर 1 प्लस h अपान आर ई का होल स्क्वायर। g की वैल्यू हमारा 100% है। पृथ्वी की सतह पर 100% बटे 36% दिया हुआ कम हो जाता है, बराबर 1 प्लस h अपान आर ई का होल स्क्वायर। परसेंट से परसेंट तो इसका वर्ग निकाल लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस h, लिखा नहीं गया है, तो क्या निकलेगा 1 प्लस h अपान आर ई। 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, 36 का हो जाएगा 6, तो h अपान आर ई की वैल्यू निकल जाएगी 10/6 माइनस 1 माने 4/6 माने 2/3। तो कितना मिल जाएगा हमारा h अपान आर ई की वैल्यू निकल जाएगी कितना 2/3। तो हमको h निकालना है, तो h बराबर 2/3 आर ई। फिर लिखता हूँ एक बार, h बराबर निकल गया 2/3 आर ई। अब आर ई की वैल्यू रखिए 2/3 गुणे 6400 किमी। अब इसका गुणा कराइए तो 64 में 2 का गुणा कराएंगे तो 128, 2 0, 128/3। इसको काटिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 6 6 7। तो h की वैल्यू क्या निकलेगी? तो h बराबर निकल जाएगा हमारा 4266.67 किमी। इसको लगभग में लिख लीजिए 4266 किमी। ऑप्शन में लाइए किस में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर हल करते हैं। यह है लास्ट क्वेश्चन इस बुक का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि वेक्टर f माने f की वैल्यू दिया है 2xi कैप प्लस 2yj कैप प्लस 3z का स्क्वायर के कैप न्यूटन का एक बल एक कण पर कार्य कर रहा है। वस्तु को 1 2 3 मीटर से 3 6 1 मीटर तक विस्थापित करने पर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसको आपको समाकलन के रूप में लिखना होगा कार्य को। हम जानते हैं dw बराबर क्या होता है, वेक्टर f डॉट वेक्टर d, माने कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन माने दूरी। तो इसको समाकलन के रूप में कैसे लिखना है, तो समाकलन ऑफ dw बराबर f इंटू इसको ऐसे लिखिए f इंटू ds। तो इसको निकालना है, तो FW निकालना है हमारा, कितना हो जाएगा f x dx, क्या है 1 से 3 दिया हुआ है, प्लस इसका हो जाएगा 2 से 3 माने 1 से 3 हो गया। अब 2 से 6 FY dy प्लस दिया हुआ है, इससे 3 से 1 दिया हुआ है, क्या FZ dz। इसको समझ गए होंगे आप। अब हम लिखते हैं, इस मोबाइल पे लिखने में दिक्कत है इसमें, तो क्या निकल जाएगा समाकलन ऑफ 1 से 2, इसको कहा जाता है अपर लिमिट ये लोअर लिमिट है, तो 2x dx प्लस इक्वेशन समाकलन ऑफ 2 से 6 कितना है 2y dy प्लस
सॉरी मिटाता हूँ, डी वाई प्लस कितना है 3 से 1 और y की वैल्यू दिया है 3 है z का स्क्वायर इंटू डी जेड। अब आप जानते होंगे समाकलन x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही फार्मूला लगाएंगे इसमें। चलिए लगाता हूँ, तो हमारा निकल जाएगा 2x का स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कितना है 1 से 3 प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ तो y का स्क्वायर अपॉन 2, यह कितना है 2 से 6 है, प्लस 3 z का क्यूब अपॉन 3, यह कितना है 3 से 1 है। अब इसमें किया जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माने 3 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 2। कैसे लिखा जाएगा, लिख लेता हूँ। हमारा था 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 2/9 माइनस 1/2 प्लस 2 कितना था 2 से 6, 6 का स्क्वायर 36/2 माइनस 4/2, फिर प्लस 1/3 माइनस 27/3। चलिए इस इक्वेशन को हल करिए तो ये जाएगा 2 गुणे 8/2 प्लस 2 गुणे 16 माइनस 2 गुणे 26/3, ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 माने 8 प्लस 32 माइनस 26, ये कितना हो गया 40 माइनस 26 माने 14 जूल। इसका आंसर क्या निकल जाएगा 14 जूल। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ये ऑप्शन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 14 जूल। इसका आंसर निकल के आएगा 14 जूल। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, समाकलन की सहायता से इसको हल कर लीजिए निश्चित समाकलन के रूप में, और इसी से हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 जूल। फिर बता देता हूँ कौन सा लगाना है, तो डी डब्ल्यू बराबर लगा दीजिएगा एफ इंटू डी एक्स। मुझे लगता है आप नहीं समझे होंगे क्योंकि मोबाइल पर पेन से लिखना बड़ा कठिन काम है, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 जूल। किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन गलत है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको पूरा बुक का सॉल्यूशन करा दिया। कहाँ से कराया, एक से लेकर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 189 तक पूरी बुक का सॉल्यूशन, बुक नहीं पूरे चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन करा दिया हूँ। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 2 का सॉल्यूशन, इसको और अच्छी तरह से समझाया जाएगा और इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।